प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग बात कर चुके हैं फोर्स के बारे में, जिसमें हमने फोर्स, उसके लॉज ऑफ मोशन, उसके टाइप्स एंड उससे रिलेटेड एक टॉपिक फ्रिक्शन के बारे में देखा था। आज हम लोग अपना नया फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वर्क, एनर्जी एंड इसी में आगे चलकर हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे, हीट। तो आज बात करते हैं कि वर्क होता क्या है। डेली लाइफ में सब लोग बहुत यूज़ करते हैं वर्ड कि हमने वर्क करा। आखिर वर्क होता क्या है? तो अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं एंड उस बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं या फिर वो अपनी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तब हम बोलेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे हमने कुछ फोर्स लगा के वर्क करा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं बोलूँ कि मेरे पीछे एक बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड पे फोर्स लगाऊं, क्या इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ? क्या इसमें कुछ मूवमेंट हुआ? नहीं। तो इस टाइम पे मेरा होता है वर्क जीरो। बट अगर यहाँ पे मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हो, सपोज मेरे पास कोई चेयर है या फिर कोई भी पोडियम रखा है और मैंने उसको स्लाइड करा, और अगर वो टेबल या फिर वो पोडियम स्लाइड होता है, यानी कि अपनी पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे एक डिस्प्लेसमेंट या फिर एक चेंज शो करता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं कि हमने कोई वर्क किया। यानी कि अगर मैं वर्क को बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट caused due to applied फोर्स, यानी कि मेरे फोर्स लगाने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, उस ऑब्जेक्ट का अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ चेंजेस हुआ। इसको बोले तो ये एक काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि हमें इसमें कोई भी डायरेक्शन से लेना देना नहीं होता। हम वर्क किसी भी डायरेक्शन में कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डायरेक्शन। इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तक तो ठीक था, बट अब ये कॉस थीटा क्या है? तो ये जो कॉस थीटा है, ये इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसे कि ये सरफेस है और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने इस ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, यानी कि पैरेलल टू द सरफेस। इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा बॉडी का, वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो यानी कि मैं डिस्प्लेसमेंट और सरफेस को अगर एक मान लूं, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, जैसे कि इस केस में एंगल है 0 डिग्री, तो इस एंगल को ही हम बोलते हैं कॉस थीटा। यही कॉस थीटा हमें बताता है कि हमारा वर्क पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो है। तो अगर मैं सीधे बोलूं तो इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वर्क, जिसमें हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। तो सिंपली एक डायग्राम से समझेंगे जिसमें हम तीनों ही केसेस को कंसिडर कर लेते हैं। ये हमारा सरफेस है एंड ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये सरफेस है एंड हम लोग इसी सरफेस को मान लेते हैं लाइन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि हम इसी डायरेक्शन में अपना डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे कि हम इसी डायरेक्शन में बॉडी को मूव कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि सरफेस ही हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग देखेंगे 3 केसेस। सपोज केस 1, अगर हम फोर्स लगा रहे हैं पैरेलल टू द सरफेस, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और जो फोर्स की डायरेक्शन है, ये दोनों सेम है। इस केस में थीटा होगा 0 डिग्री, क्योंकि पैरेलल सरफेस के बीच में एंगल नहीं बनेगा। इस केस में क्या वर्क डन होगा? इस केस में होगा मैक्सिमम वर्क, क्योंकि जिस डायरेक्शन में हमें बॉडी को मूव करना है, अगर हम उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो हमारी बॉडी मूव हो जाएगी, और जब बॉडी मूव होगी तो वर्क कैसा होगा? मैक्सिमम वर्क। ये था हमारा केस 1। बात करते हैं केस 2 की। हमने लगाया फोर्स
परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को यहाँ नहीं, यहाँ लिख लेते हैं जिससे कि ज़्यादा अंडरस्टूड हो। अगर हमने फोर्स लगाया परपेंडिकुलर टू सरफेस या फिर इन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इस केस में हमारा थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। क्या इस केस में हमारा वर्क डन होगा? नहीं, इस केस में हमारा वर्क डन होगा 0। यानी कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उस टाइम पे वर्क डन हो जाता है 0। ये था हमारा केस नंबर 2। अब बात करते हैं केस नंबर 3 की। तो सपोज अगर हमारे फोर्स ऑफ डायरेक्शन F है जिसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है। ऐसा केस जिसमें थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, इस केस में क्या होगा? सपोज एग्जांपल लेते हैं, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, यानी कि उसका एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। इस केस में क्या होता है? इस केस में वर्क डन होता है नेगेटिव, यानी कि जितना वर्क डन होना चाहिए था उसका अपोजिट वर्क डन यानी कि रेजिस्ट हो जाता है। ये था हमारा केस नंबर 3। यानी कि फर्स्ट केस में जिसमें थीटा 0 था उसमें मैक्सिमम वर्क, जिसमें 90 था उसमें 0 वर्क, और जिसमें ग्रेटर देन 90 था जिससे कि हमने एग्जांपल लिया फ्रिक्शन का, इस केस में हमारा वर्क डन हो गया नेगेटिव। आई होप आप लोगों को तीनों वर्क डन टाइप्स ऑफ वर्क समझ आए होंगे, जिसमें हमने पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड 0 वर्क डन की बात करी है। पॉजिटिव में हमारा थीटा था 0 डिग्री, नेगेटिव में था मोर देन 90 डिग्री एंड 0 में था 90 डिग्री। ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ वर्क। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पावर क्या होती है। ठीक है, हमें वर्क समझ आया कि वर्क क्या होता है कि किसी बॉडी में फोर्स लगाया और उस बॉडी में हो गया डिस्प्लेसमेंट, उसे बोला हम लोगों ने वर्क। बट इसके बाद वर्क हुआ किसकी हेल्प से या कितनी इंटेंसिटी से? तो यानी कि पावर क्या होती है? इंटेंसिटी या फिर वर्क डन इन पर्टिकुलर टाइम या फिर रेट ऑफ वर्क डन, यानी कि हम कितने टाइम में या फिर कितनी फोर्स के साथ कितना वर्क कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं हम पावर। इसे सीधी बात बोलें तो इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम। यानी कि अगर हम ज़्यादा पावर से कोई काम करेंगे, कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, तो वर्क डन कितना होगा? उतना ही ज़्यादा होता है। यानी कि वर्क डन करने के लिए हमें कितनी स्ट्रेंथ की नीड है वो हमारे को हमारी पावर बताती है। इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, जिसको हम W साइन से डोनेट करते हैं। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल्स, यानी कि हम इसे न्यूटन सेकंड भी बोल सकते या फिर न्यूटन मीटर भी बोल सकते हैं, पर चलो जूल्स ही मानो, जिसका सिंबल होता है J। इतना आई होप आप लोगों को समझ आएगा कि वर्क क्या होती है एंड पावर क्या होती है। इसी के बाद हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं, इसी के बाद हम लोग एक और टॉपिक देखते हैं एनर्जी। अब ये हमें समझ आ गया कि हमें एक फोर्स की नीड है किसी वर्क को करने के लिए, और पावर भी चाहिए उसे कुछ उसमें चेंजेस करने के लिए। एनर्जी क्या होता है? तो किसी वर्क को करने की कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं एनर्जी। इसमें क्या था? इसमें हम रेट देख रहे थे कि किस रेट पे वर्क डन हो रहा है, इसमें देख रहे थे कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है, इसमें हम किसी वर्क को हो रही कैपेसिटी देखते हैं कि कोई काम कितनी कैपेसिटी या कितनी क्षमता रखता है होने की। तो एनर्जी हमें बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन हम कर सकते हैं या उस ऑब्जेक्ट में कितनी कैपेसिटी है वर्क डन करने की। इसे सीधा हम बोल सकते हैं कैपेसिटी टू
डू वर्क। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि एनर्जी होती है कैपेसिटी टू डू वर्क। तो किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। यानी कि किसी बॉडी में कितनी एनर्जी है वर्क डन करने की उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, जो इक्वल्स टू होती है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी तो समझ आ गया कि किसी ऑब्जेक्ट में कैपेसिटी टू डू वर्क है और उसमें एक एनर्जी अवेलेबल होती है जो वर्क डन करती है। बट ये मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है, तो ये दोनों एनर्जी कौन सी होती हैं? तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी को एक बार ही समझते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कोई बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, कोई स्टेट ऑफ मोशन में है। तो ऐसी बॉडी जो मोशन में है उस टाइम उस बॉडी में कौन सी एक टाइप की एनर्जी स्टोर है, किसकी हेल्प से वो मोशन कर रही है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। यानी कि मैं बात सीधे वर्ड्स में बोलूँ तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट मूविंग है, जैसे कि मैं कार की बात करूं, कार अभी हाईवे पे चल रही है स्पीड के साथ, तो उस कार में उस समय जो प्रेजेंट एनर्जी उसे काम करने के लिए या फिर वर्क डन या फिर मूवमेंट करने के लिए फोर्स कर रही है, उसी एनर्जी को हम लोगों ने बोला है काइनेटिक एनर्जी। कोई रनर है जो अपने पाथ पे बहुत तेज से भाग रहा है, तो वो भाग रहा है तो उस समय उसके अंदर जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, जिसमें m होती है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड v इज द वेलोसिटी। यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो किसी ऑब्जेक्ट के मास की उसमें कितना वेट है, और वेलोसिटी यानी कि वो कितनी स्पीड के साथ चल रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो डिटरमाइन करता है हमारी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। इसी के साथ हम लोग एक और देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव। ये एक फैक्ट है जो याद रखने वाली बात है और समझने वाली बात भी है कि सपोज कोई मास है तो मास तो कभी किसी का नेगेटिव फॉर्म में हो ही नहीं सकता। हर बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास प्रेजेंट होता है, तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होगी। और वेलोसिटी, इन केस कोई अपोजिट डायरेक्शन में बॉडी जा भी रही है उसकी माइनस में है भी वेलोसिटी, रिटार्डेशन है भी, बट वेलोसिटी की स्क्वायर की बात करी गई है। तो अगर हम किसी भी न्यूमेरिकल नंबर का स्क्वायर करेंगे विद नेगेटिव और पॉजिटिव, वो अपने आप चेंज होकर पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाता है। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव या फिर जीरो। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि काइनेटिक एनर्जी आखिर कौन सी एनर्जी होती है। इसी के बाद अगर बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी, तो जब काइनेटिक एनर्जी मोशन वाले ऑब्जेक्ट्स पे थी, तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो स्टेट ऑफ रेस्ट में है और अपने अंदर एक काइंड ऑफ एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सीधी बात बोले तो ये स्टोर्ड एनर्जी होती है जो किसमें, जो रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट्स के अंदर रहती है। यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट इन स्टेट ऑफ रेस्ट है उसके अंदर एक एनर्जी प्रेजेंट होती है, स्टोर्ड एनर्जी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो बॉडी के हाइट पे डिपेंड करती है कि बॉडी सरफेस से कितनी हाइट पे प्रेजेंट है या फिर रखी हुई है। इन दोनों एनर्जीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि बात करें, एक स्काई डाइवर है, एक स्काई डाइवर है, ठीक है, वो यहाँ पे स्काई में है और यहाँ से अब वो जंप करने वाला है, ठीक है, एंड दिस इज योर सरफेस, ये आपका ग्राउंड है। तो एक स्काई डाइवर जब नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि वो क्या है, एक मोशन में है, तो मोशन में है तो कौन सी एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, उसमें मास भी है और उसमें वेलोसिटी भी है। बट अगर हम एक और देखें तो वो भी ग्राउंड से क्या है, ऊपर है,
तो ग्राउंड से ऊपर होने की वजह से उसमें कौन सी एनर्जी आ गई, mgh, क्योंकि उस पे नीचे आते टाइम कौन सी एनर्जी लग रही है, उस पे नीचे आते टाइम एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लगेगा जो अर्थ सरफेस लगाती है और वो हाइट पे है। तो इसीलिए जब कोई भी बॉडी सरफेस से ऊपर स्टेट ऑफ रेस्ट में हो या स्टेट ऑफ मोशन में, उस पे भी एक एनर्जी लगती है जिसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अगर मैं टोटल बात करूँ तो टोटल स्काई डाइवर पर हाफ mv² प्लस mgh ये टोटल एनर्जी एप्लीकेबल होती है व्हेन स्काई डाइवर डाइव्स फ्रॉम द स्काई। समझ आया कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इसी से हम लोग एक कॉन्सेप्ट और समझ सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती, बट अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बॉल को हवा में फेंकूं तो जब वो ऊपर आसमान में जा रही है तो वो मोशन में है, जिसमें आएगा हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी, बट वो अब हाइट पे एक ऊपर लेवल पे जाके वापस आएगी। बट जब वो ऊपर आसमान में पहुंचेगी यानी कि वो ग्राउंड से ऊपर है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होएगी, पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वो ग्राउंड से ऊपर है। तो उसमें कौन सी आएगी, mgh। और जब वो दोबारा नीचे आएगी तो उसमें दोबारा आ जाएगी मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। देखो यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट इज एनर्जी कैन बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस इट्स फॉर्म। यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि काइनेटिक की एनर्जी अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर की जा सकती है, जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में एंड पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। तो आज हम लोगों ने जाना कि वर्क क्या होती है, पावर क्या होती है एंड एनर्जी क्या होती है। अपकमिंग लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी की एंड मास एनर्जी इक्विवेलेंस एंड मेनी मोर टॉपिक्स, जिसमें हम आगे जाके हीट को भी रिलेट करेंगे।